हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में बात करेंगे इस्लामाबाद के मोनाल होटल और कराची के नेस्ला टावर्स के फैसलों को वफाकी आईनी अदालत ने वापस ले लिया है। क्या कहानी है ये आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको एक ऐसे चीफ जस्टिस की कहानी भी सुनाएंगे जो फैसले करने से पहले आर्मी चीफ को फ़ोन करके उनकी राय लेने की कोशिश करता था। ये कौन था, क्या कहानी है, बड़ी दिलचस्प मामला है, ये आपको बताएंगे। और फिर हम आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और इस बात का जायज़ा भी लेंगे कि कालादम करार दी गई जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने सियासी मकासद क्यों नहीं हासिल कर सकी। और साथ ही साथ निदा केस जो कि सरगोदा का केस है उसका फॉलोअप भी आपको देंगे। जी एजाज, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ आसिफ, आप खरीद से हैं? क्या नहीं ताज़ी है? शुक्र है अल्लाह का। आसिफ, वफाकी जो आईनी अदालत है उसने नेस्ला टावर और इस्लामाबाद के एक होटल को गिराने का फ़ैसला पुरानी अदालतों का वापस ले लिया। क्या कहानी है? एक फ़ैसला वापस हुआ है, एक फ़ैसला कल अदम हुआ है। ठीक। और मैं ये समझता हूँ कि जो दोनों फ़ैसले थे बड़े मुतनाज़ा फ़ैसले थे। कराची में जो नेस्ला टावर गिराया गया वहाँ पे फैमिलियाँ उजड़ गईं, लोग बर्बाद हो गए। वहाँ के जो जस्टिस गुलजार जिनका ख़ुद ताल्लुक़ कराची से था, वो हर मामले में कराची की तजावज़ात को ले आते थे और हमने देखा कि एक चिड़चिड़ेपन का शिकार रही अदालत थ्रू आउट। वकीलों को सुनते नहीं थे, उस तरह से बात पे गुस्सा हो जाते थे, दलाइल सुनते नहीं थे। अजीब मामला था। बकरी चोरी का केस हो तो वो जो कराची की तजावज़ात निकाल के ले आते थे। फिर अपने बहुत सारे फ़ैसलों पे वो अमल कराने में भी नाकाम रहे। ये भी मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा था कि ये सारी ये तजावज़ात जो कमर्शियल हैं ये गिरा दी जाएँ और यूँ किया जाए और वो किया जाए। कुछ भी ना हुआ। लेकिन बाकी कुछ गिरा है ना गिरा, मिडिल क्लासियों की झोंपड़ी गिर गई, नेस्ला टावर गिर गया, उनकी आत्मा शांत हो गई और फिर बाबा जी रिटायर हो गए। उसके बाद एक और चीफ जस्टिस आए जो कि जुडिशरी के ताबूत में जिन्होंने आखिरी कील ठोंका उसको डिवाइड करने के बानी, काजी फायज़ ईसा, जिन्होंने अपने ख़िलाफ़ मुकदमे का बदला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लिया और उसको डिवाइड करके चले गए। उनको उनकी बेगम जो थी उन्होंने क्योंकि उनके बड़े ताल्लुक़ थे उस वक्त की जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड की लीडरशिप थी, तो एक यहाँ पे जो एक बड़ा हमारा एक ऐसा होटल था जिस पे कोई भी जाके बड़ा खुश होता था, व्यू बहुत अच्छा था मारगला हिल्स के ऊपर। वो होटल किसी ज़माने में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जो है एक हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंटेरियन थी, उनको अलॉट हुआ था और बाद में उन्होंने आगे उसको सबलेट जो है वो किया था। और उस होटल के पहले तो ये हुआ कि 2 जगह पे किराए शुरू हो गए। उसे वजारत दिफा की तरफ से भी चिट्ठी आ गई कि भाई हमें ये दें, ये जगह तो हमारी है। वो शुरू में 2 जगह भी जो है वो देते रहे, वो उसके होटल के मालिक जो हैं वो किराया। और बाद में फिर ये हुआ कि एक इस्लामाबाद में कोई तजावज़ात का केस था, उसमें उससे पूछा गया कि सीडीए को पैसे दे रहे हैं। सीडीए ने कहा हमारे डिफ़ाल्टर हैं, क्योंकि वो साल डेढ़ बाद उन्होंने सिर्फ वजारत दिफा को देना शुरू कर दिया था किराया। तो उन्होंने कहा जी इसको तो गिरा दें। फिर वो अदालत में चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, उन्होंने इसको सील किया था वैसे बाय द वे। गिराने का जो आर्डर था वो हमारे मुरब्बी जो हैं काजी फायज़ ईसा उन्होंने दिया। और इंटरेस्टिंगली जो यहाँ पे कोई 40 से ज़्यादा 39 प्लस तजावज़ात गिरानी थी, लेकिन सिर्फ़ एक वो होटल गिरा जिसके बारे में उसके मालिक खड़े होकर कहते थे कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को नहीं है। तो खैर वो मोनाल होटल गिरा दिया गया, उसकी वहाँ से तजावज़ात उसको करार दे दिया गया और एक बड़ा खूबसूरत जो व्यू मिलता था। डिप्लोमेट्स आते थे या बैरून मुल्क से जो पाकिस्तान लोग आते थे या पाकिस्तानी आते थे, बड़े खुश होते थे वहाँ जाकर। खैर अभी ये केस तो ट्रायल कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को कालादम करार दे दिया है जिसमें जो फ़ैसला उस वक्त की अदालत ने दिया था। और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी जो हैं उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में सबका जब ये केस यहाँ सुना गया तो अदालत ने अहम कानूनी नुकात पे तो गौर ही नहीं किया और मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ।
और उन्होंने कहा कि ये हालात थे कि नज़रसानी की दरख्वास्त जब दायर की कि उस पर भी अदालत बरम हुई, हालांकि वो एक राइट होता है किसी भी शख्स का। तो उन्होंने आज जो हुक्म आया है कलअदम करार देने का, मोनाल रेस्टोरेंट को गिराने का, वो हुक्म की हद तक है। इस सारे मामले को अभी ट्रायल कोर्ट देख रहा है। ट्रायल कोर्ट को हुक्म हुआ है कि इस फैसले को खातिर में लाए बगैर, साबका फैसला कलअदम हो चुका है, आप मेरिट के ऊपर देखें कि क्या यहाँ रेस्टोरेंट जो बनाया गया था वो दुरुस्त था, क्या यहाँ रेस्टोरेंट होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो उसके ऊपर कानून पे अमल हो रहा था, क्या दुरुस्त था, क्या गलत था। ये ट्रायल कोर्ट को हिदायत की गई है कि वो प्रेजुडिस हुए बगैर, किसी दबाव में आए बगैर, और सुप्रीम कोर्ट के किसी साबका फैसले को जो एडवर्स था उसको कलअदम करार देते हुए कहा गया कि वो इस सारे मामले को जो है वो सुने। एजाज़, ये तो थी दो अदालती फ़ैसलों की कहानी, लेकिन आप ये देखें कि हमारे चीफ़ जस्टिस साहिबान, चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, अब आपको पता है ना कि ये लास्ट चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है या आफरीदी, इसके बाद चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म हो जाएगा। ठीक बात। इसके बाद होगा चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होते थे ना, वो अपने आप को बादशाह सलामत समझते थे। हमने कहानियाँ पढ़ी है ना कि बादशाह ने ताली बजाई, जल्लाद हाजिर हो, जल्लाद हाजिर, कहते गर्दन उड़ा दो, गर्दन उड़ा दी जाती। कुछ इस किस्म की अदालतें यहाँ चलती नहीं। मैं समझता हूँ कि जिनके ऊपर टिकट होना चाहिए था, जिनमें कानून, इंसाफ, आइन की किताबों का कोई अमल दखल नहीं होता था, बस चीफ साहब खुद ही आज खुद नोटिस लेते थे, खुद ही सुनते थे, खुद ही फैसले सादर करते थे और ज़ेन बना के आते थे। तो ये जो इमारतें गिरी, इसी तरह का एक मामला था। और एक तीसरी इमारत भी गिरने का आर्डर जो है वो होने जा रहा था, आपको पता है, ट्विन टावर्स का, जिसको रोक लिया गया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ा खुली किताब है, खुला एक मजमून है कि अदालतें किस कदर तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस हो चुकी थी। अच्छा आसिफ, आपने तो ये कहानी सुनाई ना, मैं आपको एक ऐसे चीफ जस्टिस की कहानी बताता हूँ जो फैसला, अहम तरीन फैसला लेने से पहले आर्मी चीफ को कॉल करता रहा है ना। ये बात हैरान कुन है ना। नहीं, वो एक थे मेरे लिए हैरान कुन नहीं, लेकिन रिकॉर्ड के ऊपर जिनकी बात आई है मैं तो वही बताऊंगा ना, ठीक है। आसिफ, मुझे अभी चंद दिन पहले एक किताब पढ़ने का इत्तफाक हुआ। ये किताब लिखी है साबिक आईजी पुलिस जुल्फ़कार अहमद चीमा ने। आपको पता है बड़े मारूफ नाम है, इनके ऊपर कोई करप्शन का या जिसे कहे ना कि किसी किस्म का इस तरह का कोई दाग नहीं है। ओवरऑल इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट के तौर पे जाने जाते हैं। इनके ऊपर मुख्तलिफ लोग नाकदीन भी बात करते रहते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे इनका बेहतर लोग इनके बारे में बेहतर बात करते हैं। तो किताब इन्होंने लिखी, उस किताब में एक वाक़या लिखा। वाक़या इन्होंने लिखा नवाज़ शरीफ की जब 1993 की आपको पता है हुकूमत इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दी थी और फिर वो जो हुकूमत है वो बहाल की गई। बात तो पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना मालूमात नई और अंदाज़े बयां वो रंग बदल देता है। तो हुआ ये कि इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जस्टिस नसीम हसन शाह, जो कि उस वक्त की चीफ जस्टिस थे, उनका इनसे करीबी ताल्लुक़ भी रहा। तो ये रावीन्स एसोसिएशन के सदर भी रहे, तो इनकी अपनी बड़ी ताल्लुक़ रहा। तो ये नवाज़ शरीफ की हुकूमत उन्होंने बहाल की थी। तो इन्होंने किसी दिन उनसे पूछा कि ये हुकूमत बहाल कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि देखें, जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 है ना, वो कोई इस तरह का अहम फ़ैसला करना हो ना, तो वो खिड़की खोल के देख लेती है बाहर का माहौल क्या है। यानी कि मेरिट पर फैसला नहीं करती, बाहर का माहौल देखती है। और वो देखती है माहौल किसके हक़ में है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने माहौल देखा था, वो माहौल गुलाम इसहाक़ खान के हक़ में नहीं था, नवाज़ शरीफ के हक़ में था, दे दिया। और इसी में आगे जाके उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। आर्मी चीफ जो उस वक्त के थे जनरल वहीद काकड़, उनके करीबी दोस्त के वाले से, कि उनके करीबी दोस्त ने बताया कि जस्टिस नसीम हसन शाह नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाली से पहले आर्मी चीफ को टेलीफ़ोन कॉल करते रहे, और जो टेलीफ़ोन कॉल करते रहे तो आर्मी चीफ उठाते नहीं थे टेलीफ़ोन कॉल। फिर आर्मी चीफ ने अपने स्टाफ अफसर को कहा, जब मुसलसल फ़ोन आए तो उन्होंने अपने स्टाफ अफसर को कहा, इनसे पूछें ये क्या। आर्मी चीफ कौन थे? आर्मी चीफ थे वहीद काकड़। ठीक, आर्मी चीफ वहीद काकड़ ने कहा कि आप इनसे पूछिए कि क्या बात है।
तो उन्होंने कहा कि जी मैं बात करना चाहता हूँ, कल हमने फ़ैसला करना है नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल करने या फ़ैसला सदर का बरकरार रखने के वाले से, तो आर्मी चीफ़ क्या चाहते हैं। तो इन्होंने फिर आर्मी चीफ़ है वहीद काकड़, इन्होंने कहा कि आप अपना पैगाम दिया कि आप अपना काम करें, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, और जो आर्मी चीफ़ वहीद काकड़ ने कहा ना, उससे आज हम 2026 में बैठे हुए हैं। ये वाक़या 1993 का है, 93-94 वहीद का। काकड़ साहब से हमें तवक्को भी यही जी, थी जी, और यही। वो बड़े इस हवाले से आपको याद है कि उन्होंने मुस्ताफ़ी हुए थे जब वहीद काकड़ साहब? नहीं, वहीद काकड़ तो वो हैं जिनको एक्सटेंशन की ऑफ़र की गई थी, नौकरी में तोसी की ऑफ़र की गई थी, ही रिफ्यूज्ड। जी, ठीक है, तो ये हमारे चीफ जस्टिस साहिबान का रोल है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि इसी किताब में जुल्फ़कार अहमद चीमा ने कुछ और जजेस और चीफ जस्टिस साहिबान, जज साहिबान का जिक्र किया हुआ है। बाय द वे, ये जुल्फ़कार अहमद चीमा, इनके अपने भाई इफ्तिखार अहमद चीमा वो जज बहुत रहे ही अपराइट जी, जो उनकी बड़ी अच्छी रिप्यू। फिर निसार अहमद चीमा ये MNA रहे हैं नून लीग के, और आपको पता है ना कि इनको अभी आखिरी दफ़ा टिकट क्यों नहीं मिला, ये अता तारड़ के भाई को उस हल्के से मिल गया। इसलिए टिकट नहीं मिला कि 2024 के इंतखाबात जो हुए थे, इसमें उन्होंने जीतने से इनकार कर दिया था। उन्होंने जो जीता था असली उम्मीदवार, उसको फ़ोन किया और उन्होंने कहा आप जीत गए। तो खैर, ये मैं बता रहा हूँ, ये भाई वो हैं। तो खैर, इन्होंने जो अगले दो चीफ जस्टिस साहिबान का जिक्र किया, मैं क्विकली जिक्र कर दूँ क्योंकि वो बात अदलिया की निकली है। इन्होंने जिक्र किया साकिब निसार का, जो इनके क्लास फेलो भी रहे। तो साकिब निसार के बारे में इन्होंने लिखा कि ये थे तुम्हारे क्लास फेलो, जब ये चीफ जस्टिस बने तो ये मिलने भी उनसे गए। तो इन्होंने कहा कि जी आपने ऐसा काम नहीं करना कि हमारा सर शर्म से झुके, लेकिन उन्होंने किया वही। उन्होंने कहा ये गैर जानबदार जज नहीं थे। और ये बड़ा मुश्किल होता है आसिफ, अपने करीबी लोगों के बारे में लिखना, जो इन्होंने लिखा। और फिर उन्होंने लिखा कि ये साकिब निसार जो हैं, साकिब निसार खालिद अनवर की बुक्स उठा के, खालिद अनवर जो फॉर्मर वज़ीर कानून भी थे और नवाज शरीफ के वकील भी थे ना। जी जी, नवाज शरीफ के वकील भी थे ना। और फिर उन्होंने जो नया इंकशाफ किया ना, वो मेरे लिए हैरान कुन है। उन्होंने कहा साकिब निसार जो हैं एक जज थे, अख्तर हुसैन, जो फेडरल लॉ सेक्रेटरी थे। वो बड़े अपराइट लॉ सेक्रेटरी थे। साकिब निसार ने खालिद अनवर की सिफारिश करवाई और अख्तर हुसैन की जगह ख़ुद को लॉ सेक्रेटरी लगाया। और फिर आगे देखें, साकिब निसार का ये किस्सा हुआ। और जो दो और जज साहिबान हैं, एक आसिफ सईद खोसा हैं, उनका भी तज़किरा दोबारा इन्होंने किया। नसीम हसन शाह ने कहा कि जिस बैच में साकिब निसार और ये जज बने थे, उसमें आसिफ सईद खोसा भी बने थे। और नसीम हसन शाह जब आए ना उसकी तकरीब हल्फबरदारी में, उन्होंने कहा कि ये बाकी जज भी तो सिफारशी लगे हैं, अगर मेरे दामाद की तैनाती को, यानी कि आसिफ सईद खोसा की तैनाती का इशू क्यों बनाया जा रहा है। तो ये वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर है कि अनफॉर्चुनेट है कि हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने कोई अच्छी तारीख रकम नहीं की। और आज नतीजा ये आसिफ कि आज अदलिया से लोगों को उम्मीदें कोई इतनी रही नहीं है। जिस तरह की आइनी तरमीम हो गई, अब लोग जो हैं वो अदलिया से इंसाफ की तवक्का उस तरह से नहीं रखते। लेकिन मैं आसिफ ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो किताब इन्होंने लिखी है जुल्फ़कार चीमा साहब ने, ये बहुत बढ़िया किताब है। मैं तो किताब पढ़ के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ कि इन्होंने लोगों के नाम लिए हैं। अब ज़ाहिर है जिन लोगों के कुछ अच्छाई में भी नाम लिए हैं और कुछ लोगों पर इन्होंने तनकीद भी की है, तो वो लोग बताएंगे ज़ाहिर है कि क्या बात दुरुस्त है या गलत है। लेकिन ये हिम्मत की बात होती है। और ये इनका पहला वॉल्यूम आया है। इस किताब के ऊपर किसी दिन हम एक दिन अलग से बैठ के गुफ्तगू करेंगे। ये इस किताब का दूसरा वॉल्यूम भी आना है। ये प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर थे नवाज शरीफ, उनके स्टाफ अफसर भी रह चुके हैं। जी जी, अफजल चीमा, ये अपने जुल्फ़कार चीमा यहाँ DG पासपोर्ट भी आए थे, आपको याद है ना? बैकलॉग था बड़ा। जी जी, इन्होंने बैकलॉग ख़त्म किया था उसी हमले के साथ। और तो अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। इंशाल्लाह बात करेंगे किसी दिन इनकी किताब नहीं, इस किताब के ऊपर एक सेशन पूरा रखेंगे। जी हाँ। अच्छा एजाज़, आप थोड़ी बात करते हैं कश्मीर के अंदर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरने का सिलसिला भी जारी है और अभी तक जो है एक डेड लॉक की सी सूरत हाल है। क्या वजह है कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी भी अपने जो उनके टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रही और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से भी एक सरमहरी है?
आसिफ, बड़ी अहम सवाल आपने उठाया। मैं अभी, हमारे एक दोस्त हैं वो कश्मीर से होके आए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि धीर कोट खुला हुआ है कश्मीर में। उन्होंने कहा बाग आधे से ज़्यादा खुला हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि मुजफ्फराबाद वो खुला हुआ है, रावला कोट में प्रॉब्लम है, कोटा इस साइड पे प्रॉब्लम है, और भी बाकी जगहों पे भी है। लेकिन असल बात ये है कि जिस कमेटी ने अवाम के मुतालबात को उजागर किया था, वो कमेटी अपने मकासद क्यों हासिल नहीं कर सकी, और फिर उसे कालादम करार दिया गया। और अब कोशिशें ये की जा रही हैं कि पहले हमारा कालादम स्टेटस है उसको ख़त्म किया जाए। आसिफ, मुझे एक बात पे तो हमारा प्रिंसिपल स्टैंस है कि जो लोग स्टेट से बात करना चाहते हैं या मुतालबात करते हैं, उनसे स्टेट को चाहिए कि वो स्टेट इंगेज करे। ये तो प्रिंसिपल स्टैंड है, ये स्टैंड हमारा सब के बारे में है। इन लोगों ने, जो लीडर्स हैं इन्होंने अवाम के जो जेन्युइन मसाइल थे उनको सामने लाए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर, जिसे कहते हैं, अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही थी। उनको आगे बढ़ाया, उनको मनवाया भी। जो मुतालबात आपको पता है पहले माने भी गए। फिर अब ये जब एहतजाज करने गए थे तो इनसे कुछ बुनियादी गलतियाँ हुई हैं। पहली बुनियादी गलती इनसे ये हुई कि इन्होंने अपने जो प्राइम मिनिस्टर है फैसल राठौर, उन पे ट्रस्ट नहीं किया। इन्होंने कहा हम ऊपर बात करेंगे, और ऊपर का मतलब कहीं और बातें भी ये करते रहे। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, कहीं और बात। आप जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है उसको बाईपास करेंगे और सरकारी अफसरों के ऊपर डिपेंड करेंगे, तो फिर नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। अब नतीजा ये है आसिफ के रावला कोर्ट में एहतजाज तो जारी है, लोग बैठे हुए हैं, लोगों की जो वलवले हैं उनको सलाम के अनप्रेसिडेंटेड एहतजाज है ना, किसी की मिसाल ही नहीं मिलती। लेकिन इनको ये भी गौर करना चाहिए कि इन्होंने गलतियां कहाँ पर की। एक ये इन्होंने गलती की कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उनकी बात नहीं सुनी। इनके प्राइम मिनिस्टर इनके एक लीडर के घर गए, उन लीडर साहब ने इनसे मुलाकात नहीं की प्राइम मिनिस्टर से। दूसरी आसिफ गलती पता है क्या की मेरे ख्याल में? दूसरी गलती ये की इन्होंने कि इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने। इन्हें चाहिए था कि जब इलेक्शन अनाउंस हो गया था तो ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन जाते, ये असम्बली में आते और असम्बली में आके कानून साजी करते। यानी कि इंस्टेड के जिनसे आप मुतालबा कर रहे हैं और वो आपका मुतालबा नहीं सुन रहे, तो आप खुद असम्बली का हिस्सा बन जाते, और अगर असम्बली ना मानती फिर आप एहतजाज कर लेते। तो मेरे ख्याल में बुनियादी गलतियाँ हुई, और इन सब मदर ऑफ ऑल जिसे कहते हैं ना मिस्टेक्स, वो ये हुई इनसे कि इनके प्लेटफॉर्म को ऐसे लीडर्स ने भी इस्तेमाल किया जो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते थे जिससे यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने फिर उसको एक ऐसे अंदाज में पेश किया कि जिस तरह से ये एंटी पाकिस्तान है। मैं नहीं समझता कि कोई भी कश्मीरी जो है वो एंटी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तानी है। लेकिन जब आप तरीक़ें चलाते हैं ना आसिफ, तो आपको अपना स्टेज बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। तो उमर नज़ीर जो कश्मीरी हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आई ट्रस्ट के उमर नज़ीर कश्मीरी और ये जो लोग हैं, ये जॉइंट कालादम करार दे दी गई है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इसकी गलतियों पर भी गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इसे अपनी मकासद, जो उनके सियासी मकासद हैं, उनके हुसूल के लिए स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं कि जिसमें टकराव ना हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कालादम करार दी गई है उसके लीडरों को रिव्यू की बहुत ज़रूरत है। अब वहाँ पर इलेक्शन अमल हो रहा है। तो आसिफ, ये बातें तो हुई, लेकिन इस पे आप भी कश्मीर को बहुत फॉलो करते हैं। आप देखें एजाज, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है उससे अगर कोई गलतियाँ हुई हैं या उसके स्टेज को गलत लोगों ने इस्तेमाल किया तो उसको वाकई दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज पीपल ऑफ कश्मीर जो हैं वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अपनी आवाज़ समझते हैं क्योंकि वो उनके मुतालबात की बात, कोई शक नहीं। तो मेरा ख्याल है कि उनको पॉलिटिकली एंगेज करना हमारी रियासत की जिम्मेदारी है और उनसे बातचीत का सिलसिला जल्द अज जल्द शुरू होना चाहिए।
और अगर उनके कोई मुतालबात ऐसे हैं जो तस्लीम नहीं हो सकते तो उन पर बात की जा सकती है। हमने देखा जब भी फ्री कैन टेबल पे बैठते हैं ना तो मुतालबात तो 180 डिग्री का डिफरेंस पे होते हैं, लेकिन हमेशा बात कुछ दरमियानी ऐसी निकल आती है जिससे मामला चल पड़ते हैं। तो अल्लाह करे कि एक तो ये मामला चले, और दूसरा आपने ये भी सही कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को बेहतर था कि वो जब आप पुरअमन जद्दोजहद कर रहे हैं, सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, तो फिर आपको पार्लिमान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मैं भी इसका बड़ा शदीद हामी हूँ। खैर एजाज़, नए कुछ लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं। आसिफ एक कैंडिडेट हैं जो कि पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली दफ़ा लड़ रहे हैं। हमारे पास जो भी आएगा हम उनको प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में जो भी हिस्सा ले रहा है वो मोहतरम है। इलेक्शन का अमल ठीक है, शर्त ये होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, इलेक्शन चोरी ना करें। 2018 के इलेक्शन के ऊपर जिस तरह के सवाल हैं और फिर 2024 के इलेक्शन के ऊपर जिस तरह के सवाल हैं, मेहरबानी करके यहाँ पर उस तरह के सवाल ना आएँ, लोगों को, कश्मीरियों को करने दें। तो हम उन कैंडिडेट की बात करते हैं। आइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आज़ाद सैयद साहब। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मेरा तल्लक बाग आज़ाद कश्मीर के हल्का वस्ती से है। जिस हल्का इंतखाब से मैं जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसमें 38 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें कोई 4-5 लोग तो मारूफ़ हैं जो पहले से साल से सियासत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेरी तरह के गैर मारूफ़ हैं जो पहली दफ़ा सियासत में आ रहे हैं। कुछ दस्तबरदार हो रहे हैं, कुछ अभी तक स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारे हल्के के जो कुल वोटरान हैं वो 1,01,000 समथिंग है, और 214 पोलिंग स्टेशन हैं जिसके ऊपर पोलिंग होनी है। जो मौजूदा सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की मखसूस, उसकी वजह से लोग ये बयानियाँ दे रहे हैं कि हम इंतखाबात में शरीक नहीं होंगे, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि ये इंतखाबात फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे। तो इसकी वजह से उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इस तरह के इंतखाबात को हम नहीं कर सकते। ये एक बात चल रही है। हमने लोगों से ये अपील की है कि इंतखाबात के बाइकाट से मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात में शामिल होंगे और वोट देंगे, रायदही से ही किसी मसले की हल की तरफ जाया जा सकता। वेलकम बैक एजाज़। देखें, वही बात मेरी तो जितने लोगों ने मुझे रब्ता किया या बात की, तो मैंने उन्हें कहा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पुरअमन जद्दोजहद पे अगर यकीन रखती है तो आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा जी इलेक्शन में धांधली होगी। मैंने कहा जी आप धांधली को बुनियाद पर, आपको कोई मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब धांधली होगी देखा जाएगा, आप उसमें हिस्सा तो लेकिन जाहिर है उनका अपना फ़ैसला, वो इलेक्शन में नहीं जा रहे। तो एजाज़, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और उसके ऊपर तो यही बात थी। अब मेरा ख्याल है चलते हैं अगली स्टोरी जो आपने की थी उसके ऊपर क्या हुआ जी। आसिफ, फ़खर ने और मैंने एक स्टोरी डिस्कस की थी, एक नौजवान लड़की निदा की, जो कि सरगोदा और कोट मोमन की बेटी है, पूरे पाकिस्तान की बेटी है। उसके साथ ज़्यादती ये की गई कि उसका निकाह जाली तौर पे रजिस्टर कराया गया। जिस बंदे से उसकी शादी हुई थी उसने अपने मुलाजिम के साथ रजिस्टर कर दिया था, मुकदमा दर्ज हो गया था। अब जो DPO हैं सुहेब सरगोदा के, उन्होंने इसको बड़ा सीरियस लिया है। एक मुलज़िम जो निदा का हस्बैंड था वो गिरफ़्तार हो गया है। हमें सरगोदा पुलिस ने उसकी तस्वीर भी शेयर की है। जो 2 मुलज़मान हैं, वकील साहब तनवीर एडवोकेट और मुख्तार जो कि मुलाजिम है इनका, जिसके साथ इन्होंने जाली मुकदमा जाली निकाहनामा दर्ज कराया, वो मफरूर हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और कोट मोमन बार और हमारे सरगोदा के वकला भाई हैं वो उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो हमारे यहाँ भी रवैये को इतने अच्छे नहीं हैं। माफियाज हैं बहुत सारे, और वकीलों का माफिया तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने परवान चढ़ाया जब उनकी तहरीक में यंग वकीलों ने हिस्सा लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए और किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना चाहिए, चाहे वो वकीलों की हो, सहाफ़ियों की हो, डॉक्टरों की हो। अगर एक वकील ने 2 नंबर किस्म का काम किया है तो बार को मेरिट के ऊपर खड़ा होना चाहिए, कानून और इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए।
और अगर वो अपने पेटी भाई के चक्कर में किसी मुलजिम या मुजरिम के साथ खड़े होते हैं तो अफसोसनाक है, और कानून को इससे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। आई बिलीव, और आसिफ मैं आपको ये भी बता दूं कि बार के अंदर एक बहुत बड़े तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बातें की हैं कि ये गलत है, बार की जो कि फैसिलिटीज है वो गलत ये एक गलत काम किया हमारे साथी ने, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए। एंड आई बिलीव, आई ट्रस्ट के बार जो है ना वो गलत का साथ नहीं देगी, जो हुआ वो हुआ। तो यही है आसिफ। आज तो यही थी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई मालूमात हो तो talkshop777@gmail.com पे शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।